बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की तरफ भारत ने जो जंग का मुंह खोल रखा है और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के साथ जंग करने में बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है जैसा कि वो चाह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे और हम उसका जवाब ऐसे ही दें जिस तरह हमने एक वक्त में वहाँ के एक पायलट को चाय बनाकर भेजी थी। तो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे, लेकिन इसके वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने अभी तक मोदी के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया जिससे एक लाइन वाज़े हो कि जैसे मोदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें। जबकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भारत के साथ लड़ने, कट मरने के लिए तैयार है और वो ये चाहता है कि भारत ये गलती करे और हम उसको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं कि आप हमारा पानी बंद कैसे करते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो एक रैली निकाली, उसका मिलियन मार्च उसका नाम था, उसमें जमात इस्लामी ने भी उसका साथ दिया, जबकि वो सिर्फ इसराइल मुर्दाबाद के नाम से रैली थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो इसराइल मुर्दाबाद के बजाय वो भारत मुर्दाबाद की रैली थी कि कौम को यकजा देखा, इकट्ठे देखा और एक लाइन में देखा। तो जो पाकिस्तानियों का जज्बा है वो किसी ढका छुपा नहीं है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज जिस शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है वो जनाब हमायूं साहब हैं, जो कि मैनचेस्टर से हमारे साथ लाइन पे हैं। हमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एहसान साहब। और बड़ा ही एक ऐसा मौका जिस पे ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए और सारी आवाज़ मिलजुल के जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दूसरी हमारी स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर की। मैं मोहतरमा आपको भी अपने प्रोग्राम में बार वेलकम करता हूँ। और मैं अपने तीसरे मेहमान जो जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं जनाब डॉक्टर फरीद अहमद परेरा साहब, वो भी हमारे प्रोग्राम में होंगे। तो मैं हमायूं साहब आपसे मुल्तमस हूँ कि आप ये बताएं कि अब ये जो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी है और उस पर पूरा पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है, आप ओवरसीज़ में पाकिस्तानी को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया एहसान साहब, अगर हम बात यहाँ से शुरू करें कि इंडिया की धमकियां और जो जंग के हालात हैं या जो वजह बनी, जहां से ये एक वजह बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर बहुत मुनासिब टाइम होगा। आपको पता है कश्मीर में, इंडियन कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर भी हम नहीं बल्कि अब तो वो मकबूजा पाकिस्तान कह लें जी, हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है और वो एक किस्म का पाकिस्तान है। उसमें हिंदुस्तान ने अपनी जाहियत यानी उस पे एक ऐसा कदम है जिसका हम जब भी जिक्र करते हैं तो उसमें हमें उसके पीछे 7.5 लाख फौज नजर आती है जो उसने वहां पे मुसल्लत की हुई है। और 7.5 लाख 8 लाख फौज का होना किसी भी सूबे में, किसी भी छोटी सी जगह पे, ये बहुत बड़ी बात है। और एहसान साहब, जब 7.5 लाख फौज और वो भी ट्रेंड और जिसका दावा होगा जी कि हम दुनिया में एक बेहतरीन फौज हैं वो हो, और 3 या 4 लोग या 6 लोग भी अगर जो वो कह रहे हैं वो आए और वहां पे आके इतना ज्यादा कत्लेआम करें, जिसका हमें दुख है, हम मजम्मत करते हैं एक ऐसी जारियत का जिसको हम दहशतगर्दी कहें। पहली बात तो ये कि उसकी मजम्मत करते हैं, मगर इस वाक़े का वहां होना एहसान साहब क्या साबित करता है कि 7.5 लाख एक ट्रेंड फौज का इतनी भी हैसियत नहीं है कि जी वो 3 या 4 लोगों को रोक सके। इस शर्मिंदगी का जवाब देने के लिए एहसान साहब, इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं जो पाकिस्तान को गीदड़ बपकियां और इस तरह का एक यानी धमकियां और ये जो कार्रवाइयां करना कि जिसमें पानी बंद, और पानी का बंद तो नहीं किया, उसको एक उन्होंने वक्ती तौर पर उसको मुअत्तल किया उस मुआहदे को। तो ये कार्रवाइयां सारी उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए है। आज अगर देखा जाए तो इन
4-6 लोगों ने इंडिया के वो जो एक एटमी ताकत और एक मजबूत मुल्क होने की जो हैसियत थी या एक खोखला दावा था, उसको उन्होंने मिटा के रख दिया, एक साइड पे रख कर दिया। आज इंडिया की कमजोरियां वहां नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो एटमी पावर अपने आप को पूरी दुनिया में और छठी एक ऐसी पावर के तौर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा में लाना चाह रही है, आज उसकी हैसियत तो एक आने की भी नहीं, एक 2 कौड़ी की होकर करके रख दी उन 2-4 लोगों ने। उन्होंने बता दिया कि इंडिया की हैसियत क्या है। 2-4 लोगों ने घुस के इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। ये जो शर्मिंदगी का यानी मिटाने का ये जो एक तरीका है, इंडिया के पास और कोई रास्ता नहीं, कभी पानी बंद करने की, कभी जंग की धमकी देने का, कभी इस तरह का। इसमें कोई यानी मुझे शक नहीं है कि इंडिया कभी भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कि इंडिया की हैसियत ही नहीं है जंग करने की। इतनी बड़ी पावर अपने आप को शो करने वाला एक मजबूत मुल्क के खिलाफ कैसे जंग लड़ेगा जो कि सिर्फ 3 या 6 लोगों उसका मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ऐसी कभी भी जुर्रत नहीं करेगा जंग वाली या कुछ और। हाँ, ये पानी का जो है, पानी का एक डिप्लोमेटिकली उन्होंने यूज किया है, इसको यूं नहीं कह लीजिए कि ये कोई जंग की धमकी है या इसको पानी बंद करने वाली बात है। उन्होंने सिर्फ उस मुआहदे को वक्ती तौर पे मुअत्तल किया है। और ये एहसान साहब पॉलिटिकली ऐसी मूव है, डिप्लोमेटिकली ऐसी मूव है, कुछ अरसे के बाद ये बिल्कुल खुल जाएगा। पानी ऐसी चीज नहीं जिसको वो बंद कर सके। और जिस तरह इस मुआहदे में जो उनकी शिक है या जो इस मुआहदे का जो वजूद है, उसमें ये कहीं भी नहीं है कि जी इंडिया पानी हमें देगा या वो तो पानी आता रहेगा, पानी हमेशा आया है और आता रहेगा। अभी मेरे मियाँ खुर्शीद कसूरी जो साबिक वजीर खारजा हैं, उनसे बात हो रही थी, वो 13 साल पहले मुझसे ये बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की अगर कभी भी जंग होगी तो पाकिस्तान की पानी पर जंग होगी इंडिया के साथ, तो वो वक्त आ गया है। एहसान साहब, ये चीज तो बहुत पुरानी नजर आ रही थी, हम भी इसी पे चीख रहे थे। और मैं तो बल्कि बहुत पहले एक बात करता था कि देखें, जब हम हमारे लिए अगर कोई ये शख्स करेगा जी कि हम भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, तो कहीं पे भी यानी किसी भी जगह पे आप जब किसी को इतना दबा देंगे तो वो रेजिस्ट करेगा। आज टाइम है, आज इंडिया के लिए जंग करने का टाइम नहीं, ये तो पाकिस्तानियों के लिए। हम भूखे नहीं मरेंगे, हम बॉर्डर पे जाके मरेंगे। अगर कोई हमारा पानी रोकेगा तो आप क्या समझते हैं हम अपने बच्चों को प्यासा रहने देंगे? हम उस पानी के लिए उस बॉर्डर पे जाएंगे। पहले अगर कोई ये था जी कि अपनी कोई जगह के लिए या कोई जमीन के लिए कोई लड़ाई थी, तो अगर ये पानी की लड़ाई है तो पानी की लड़ाई पानी के लिए नहीं है, ये अपनी बका के लिए है, ये हमारी जिंदगियों का मसला है, हमारे बच्चों की जिंदगियों का मसला है। और इसके लिए तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। इस गिदड़ बमकी को या जंग को कैसे देख रहे हैं? एहसान साहब देखें, एक चीज मैं एक दो और प्रोग्रामों में बात कर चुका हूं कि इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जिन्होंने ये माहौल पैदा करके हमें एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। आज पाकिस्तान में अगर हमारी थोड़ी सी कोई दुनिया थी या कोई तफरीक थी तो वो दूर होगी। आज कहीं भी पीटीआई, मुस्लिम लीग या जमात इस्लामी या कोई और ऐसी जमातों में नजर नहीं आ रही। आज हम सारे इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो शुक्रिया ये। और यही कैफियत यहाँ पे इंग्लैंड में भी है, यही कैफियत यूरोप में भी है कि हम सारे इकट्ठे होके वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, और अगर कोई हमारे खिलाफ एहतजाज आ रहा है तो उसका मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो नेशन है, पाकिस्तानी जो कौम है, वो शुक्रगुजार हो रही है इस टाइम। और मैं भी कहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक कदम है इंडिया का, जिसने हमें दोबारा इकट्ठा कर दिया और हम इकट्ठे नजर आ रहे हैं यूरोप में। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देख रहे, हम शुक्रगुजार हो रहे हैं जी कि हम आज सारे इकट्ठे हो गए और एक मुठ होके उस दुश्मन का जिसे हमारा शुक्रगुजारी में आपको ज़ेबर सब कमेंट करना चाह रही है। जी जरूर। मैं आपकी बात को तस्लीम करती हूँ कि सब जगह एक जगह पे सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, लेकिन पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी 3 जमातें हैं जिसमें पीटीआई शामिल नहीं हुई, क्योंकि पीटीआई के साथ जंग लड़ना ये हुक्मरानी थी इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज भी हमारे साथ जंग सिर्फ नून लीग और पीटीआई की चल रही है। हमारे लोगों को आज भी गिरफ्तार किया गया, आज भी उन्हीं लोगों को पकड़ा गया जो कि पहले भी सजाएं काट के आई हैं। आशा हमजा को भी पकड़ा गया, और हमारी दूसरी जो है सनम जावेद को भी पकड़ा गया, आज गिरफ्तार किया गया। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोगों को इन्होंने रास्ता क्या दिखाना और ये कर क्या रहे हैं। ये इनकी पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, ये पीटीआई से अपना नुक्ता उठाएंगे, नज़र उठाएंगे तो किसी और की तरफ देखेंगे। ये पीटीआई को हर वक्त हरासा करना,
उनके चादर और चार दीवारी को चाक करने के अलावा इनके पास है भी कुछ नहीं। और अगर मोदी वहाँ बैठ के ये आवाज़ें कस रहा है और हमारी पार्टी ने, हमारे मुल्क से हमारे हुक्मरानों ने एक भी जवाब नहीं दिया उनको। हमारी वज़ीर आला पंजाब ने एक दफ़ा भी नहीं बोला। बिलावल साहब ने कल कुछ कमेंट बोले हैं, लेकिन वो भी बड़े कुची कुची करके, क्योंकि इनके एक उनके साथ, इंडिया के साथ एक फैमिली रिलेशन इन्होंने बनाए हुए हैं, इनके कारोबार चलते हैं इकट्ठे, ये उनके खिलाफ गलत बोल नहीं सकते। ये सिर्फ एक वाहद इमरान खान साहब थे जिन्होंने दुश्मन की आंख में आंख डाल के बोला था कि अगर तूने पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखा तो हम वो आंख ही निकाल लेंगे। ये 25 करोड़ आवाम की आवाज़ थी जो इमरान खान ने सीने पे हाथ रख के बात की थी। हमारे हुक्मरान तो या तो जहाज़ों से नहीं उतरते या वो अपने ये चापलूसियों से नहीं उतर रहे। जो देखें जो पाकिस्तान का इस वक्त हाल किया हुआ है इन्होंने, उसमें कहीं आपको नज़र आता है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया हो हमारी हुकूमत ने? ये आप बात कर रहे थे सफदर साहब, क्योंकि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वही कुछ यूरोप में या दीगर ममालिक में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। इसका कोई मंजरनामा आप लंदन का या मैनचेस्टर का में पेश कर सकते हैं? एहसान साहब, जहां तक लंदन का मंजरनामा है वो तो आज सोशल मीडिया पे इस हद तक हावी है कि सब तरफ वही नजर आ रहा है। आज शायद कहीं और आपको इतना ज्यादा आपको मामला नजर ना आए जितने लंदन वाले मामला। और आप यकीन जाने यहाँ पे बिल्कुल नहीं, जब ऐसा कोई मामला आता है, और यहाँ की बात नहीं, मैं यूरोप की या यूके की बात नहीं करूंगा, आज पाकिस्तान में भी सारे एक मुठ हैं, एक जगह पे सारे इकट्ठे हैं। अगर जब कोई लड़ाई का मौका बनेगा या खुदा ना खासा कोई इस तरह के कोई हालात होंगे, जैसे कि ज़ेबा साहब ने कहा कि आज भी हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना? एहसान साहब, ये अफसोसनाक हो सकती है, ये हम कह सकते हैं, मगर फिर भी ये बात है कि जब लड़ाई का बात आएगी तो ये एक भाइयों का मामला होगा। हम इससे निकल जाएंगे, हम इससे आगे की सोचेंगे, हम आगे की करेंगे। फिर उसमें ये नहीं होगा कि जी हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। उस टाइम हम सारे एक दूसरे के साथ कंधा पर कंधा मिला के चलेंगे और उस टाइम सारे हम अपनी पाक फौज के पीछे होंगे। और आज वक्त की जरूरत भी ये है, आज वक्त की जरूरत भी ऐसी है कि जी तमाम ऐसी चीजों को भुला के इस चीज पे कदम उठा लेना चाहिए था। आज उनको भी उठा लेना चाहिए था जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या जो ज्यादतियां हो रही हैं या जो कर रहे हैं। अभी आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि शुक्रिया इंडिया के तूने हमें इकट्ठा कर दिया, तो इनको सोच नहीं आ रही कि ये शुक्रिया अदा करें कि ये अभी पीटीआई को मार रहे हैं? नहीं एहसान साहब, उनको तो एक चीज जो ज़ेबा जी ने अभी बात की है, इस चीज को गहरी नजर से यूरोप में और बाकी जगह पे भी देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से तो कोई आवाज ही नहीं है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि जंग है भी है या नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम पे कोई खतरात आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो तो अभी भी अपनी मौज मस्ती में है। अगर उनको पता होता तो कोई बयान आ चुके होते। ज़ेबा जी ने जैसे कहा, उनकी तरफ से तो अभी भी बेहसी है। वो यानी उनका आप गिला ना करें, उनकी बात ना करें, क्योंकि वो तो अपनी मौज मस्ती में, उन्हें कोई पता नहीं जंग के बादल हम पे आ रहे हैं या कोई हमारे पे मुश्किल आ रही है या हमने किसी का जवाब देना है। कोई भी अगर जवाब दे रहा है तो हमारी प्रेस की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में आए हुए थे, वो वापस आ गए ना। उन्होंने लंदन में जो कोई इसका बात की है ना पाकिस्तान में आ की है। जब वहाँ लंदन में कुछ जर्नलिस्टों ने पूछा तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो अब मुझे ये बताएं, ये सुनने में ही आ रहा है कि जनताल के जरिए उन्होंने मोदी से बात की है कि आप दबाव बढ़ाएं ताकि ये पीटीए को दबाव हमसे खत्म हो सके। एहसान साहब, ये चीजें हो सकती हैं इसमें, मगर फिर वही बात है कि जहां तक जो पाकिस्तानी नेशनल लीडर हैं ऐसी बात नहीं तवक्को कर सकते, क्योंकि वो अगर खुदा ना खासा कोई ऐसे हालात हुए तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारे लोग सबसे पहले आगे खड़े होंगे। हमें इन पे ऐसे मौके पे शक नहीं करना चाहिए। इन्हें एक यानी एक पाकिस्तानी लीडर की हैसियत में एक मुकाम उन्हें देना चाहिए। मगर एक चीज का जो जिक्र मैं यानी आपने किया है, मैं भी करूंगा, वो ये है कि खामोशी, जो कभी कभी खामोशी जो है वो मसलियत नहीं होती। उस टाइम इन्हें बोलना चाहिए, उन्हें अपना एहसास दिलाना चाहिए, उस टाइम इनको कोई ना कोई इजहार करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के जो एंकर हजरात हैं जिन्होंने बहुत भरपूर तरीके से, आप जैसे लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से इस मामले को उठाया और अवाम तक लेके गए। और आप लोगों ने इंडिया तक ये पैगाम भेजा, ये पैगाम पहुंचाया वहां कि हम किसी भी सूरत आज पीछे नहीं है। हम जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो कोई
16 टीवी चैनल और कुछ जो यूट्यूब से उनको बंद कर दिया इंडिया में। जी, ये एक हथकंडा उसका है, जो कि अफसोस के साथ है, हमारी तरफ से नहीं है। एहसान साहब, मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारे हुक्मरानों को शायद अभी तक यकीन नहीं है कि ये कोई ऐसे हालात बन सकते हैं या हम पे कोई सख्ती है। वो अपनी मौज मस्ती में वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगा। बाकी कुछ नहीं होगा, मगर ये हो भी सकता है। इंडिया ऐसी जुर्रत या ऐसी हमाकत नहीं करेगा कि जंग तक बात को लेके आए, मगर फिर भी जवाब देना तो बनता है। एक गयूर कौम, एक जिंदा कौम की हैसियत से, जिंदा कौम के नुमाइंदे की हैसियत से, आज अगर पाकिस्तान का वजीर आजम है तो आज के दिन वो सारे पाकिस्तान का वजीर आजम है। आज उसने पीटीआई को जवाब नहीं देना, आज पीपल्स पार्टी को नहीं, या कोई जमाती हैसियत में नहीं, आज वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत में उसने जवाब देना है हिंदुस्तान को, जो हमें धमकियां लगा रहा है या जो हमें इस कोने तक खींच के ले जा रहा है। पाकिस्तानी जो यानी हुक्मरान है, उन्हें जरूर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए और अपनी आरा का, देखिए जहां तक नवाज शरीफ साहब का, तो उनकी हैसियत तो कुछ भी नहीं आज, मगर वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी हैसियत तो बहुत बड़ी है। जरदारी साहब अगर खामोश हैं अपनी बीमारी की वजह से या कोई नहीं उनका कोई एक्टिव पार्ट है, तो वजीर आजम जो है उनकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, पूरी दुनिया में उसको पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। उनको जरूर बोलना चाहिए। ये एक अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक बात है। एंकर हजरात जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ हम सुन रहे हैं, इंडिया की यानी अवाम सुन रही है, उसकी पूरी दुनिया में जो एक यानी सफारती हैसियत है वो हैसियत नहीं है। अब इंडिया ने जो इंडिया के बाहर जितने भी मुल्क हैं उन सब से राब्ता किया है कि आप पहलगाम के हमारे जो वाक़े इस पर रोशनी डालें और हमारी मदद करें। क्या उनको कोई इसमें मदद मिल रही है या कि पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं? देखिए, एक माहौल बनाना अपनी जगह पे। एहसान साहब, ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल आपको भी पता है कि ये किस किस तरफ से प्रेशर आ रहा है। आज जो हमारे दोस्त बिल्कुल खामोश बैठ गए हैं, खामोश, उनकी अपनी डिमांड्स हैं। आज शायद वो भी हमें इस दबाव में ला रहे हैं जी कि हमारी डिमांड्स को पूरा करें। और ये जो मोदी का ये कदम है, मोदी को भी पता है कि मैं इंडिया के जरिए पाकिस्तान को नहीं हरा सकता, इंडिया के जरिए पाकिस्तान को नहीं फंसा सकता। मैं अगर फंसाऊंगा तो इसके दोस्तों के जरिए फंसाऊंगा, और वही वो चाल चल रहे हैं। उसी चाल को वो यानी एक तकवीयत दे रहे हैं और वही चाल वो कामयाबी से कर रहे हैं। आज प्रेशर हमें हमारे दोस्तों की तरफ से आ रहा है और ये इंडिया जो है ना वो उसमें कामयाब है। हमारी कमजोरी ये कि हमने तो अपनी आवाज अपनी आवाम तक नहीं की। हमारे जो अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो मादनियात हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें पता चला कि ये मादनियत पाकिस्तान में है, उसके बाद कुछ ममालिक ने हम पे दबाव बढ़ाना शुरू किया है कि हमें इस मादनियत में हिस्सा दिया जाए। तो क्या बाकी ममालिक का भी हक बनता है कि मादनियत में हिस्सा वो लें या ये पाकिस्तान का हक है? देखें, ये प्योरली पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तान की मादनियात है। मगर एहसान साहब, हमें आज मजबूरी क्या है, हमने जो उनसे पैसे लिए हैं उन्हें रीशेड्यूल करवाना है। रीशेड्यूल करवाने के लिए वो अपनी शर्तें इस तरह की लेके आ रहे हैं। अगर हम इस पोजीशन में हो कि आज हम उन्हें पैसा दे सकें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई किसी तरह की कोई बात मान सके। मसला ये है कि हमारे पास उसके हल क्या है, उसके यानी जो हालात हैं, जो हम पे प्रेशर है, उसे हम किस तरह से निकल सकते थे। निकल इसी तरह से सकते थे कि सफारती तौर पर हम मजबूत होते, उसके अलावा हम मुआशी तौर पे मजबूत होते। आज भी हमारा जो भी वजीर आजम आ रहा है, जो भी हमारा जो नया हुक्मरान आता है, वो उसी एक पॉलिसी के तसलसल में आता है कि जी सिर्फ हमने मांगना है, मांग के गुजारा करना है। वो पता नहीं किस एक बड़े यानी एक आदमी का कॉल था कि कौमें जो हैं वो कभी कभी कुछ ना करके भी अपने आप को मनवा सकती हैं और उसका यही तरीका होता है कि जी मांग पहन के गुजारा कर लो। और वही चीज, वही पॉलिसी हमने अपने ऊपर मसलत कर ली है। हम कोई पाकिस्तान में ऐसी मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान में पीटीआई को तोड़ने के लिए हर तरह की साजिशें की जा रही हैं। यहाँ पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के बयान एक दूसरे के खिलाफ और लेग पिल हो रही है। क्या यूरोप में भी ऐसा ही आप पीटीआई में देख रहे हैं? सर, यहाँ भी ये तोड़ फोड़ यही देख रहे हैं। यहाँ भी जो मुकामी तंजीमें हैं इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं। यहाँ भी ग्रुप बंदियां बहुत सारी हैं। यहाँ भी इसी तरह का मामला है कि एक दूसरे को ना देखना या ना, यानी 1.5 इंच की मस्जिद। ये एक पीटीआई का खासा था कि पीटीआई पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में नजर आती थी। आज उसमें भी ग्रुप नजर आते हैं। एक ग्रुप कुछ करना चाहता है तो दूसरा उसकी मुखालफत करता है। अब जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा जनाब फरीद अहमद पराजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराजा साहब, मोस्ट वेलकम। जी जी जरूर। पराजा साहब, ये कल रात को बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, मिलियन मार्च था
इधर मीनार पाकिस्तान पे, और इस पे ये मैसेज था कि हमने इसराइल को सिर्फ टारगेट किया। क्या ये भारत के लिए भी नहीं हो सकता था? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोनों के खिलाफ था बिल्कुल। ये इसराइल मुर्दाबाद भी था और भारत मुर्दाबाद भी था। गुड। और आप तकारीर सुने तो तकारीर का लहजा, चाहे वो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर थी या हाफिज नईम रहमान साहब की थी या दीगर रहनुमा थे, सब ने बहुत डट कर जहाँ इसराइल के खिलाफ की उतनी शिद्दत के साथ, मोदी के खिलाफ भी उतनी शिद्दत के साथ की। इसलिए कि सब समझते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द मुल्क हैं, इन दोनों की बुनियाद और उठान जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पे है और ये दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का जरिया है और इनका सारा फिलासफी जो है वो दहशतगर्दी है। और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से इसराइल ने मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर एक इंतहाई दहशतगर्दाना इक़दाम किए हैं, इसी तरह से हिंदू तबाह और भारत के अंदर जिस तरह से मुस्लिम वक्फ एक्ट के जैसे कवानीन और दीगर, वहाँ भी एक इसी तरह के कल्चर है। और दुनिया में हजूमी तशद्दुद का सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क है आईनादार तो वो भारत है। अब जो कुछ वाक़या हुआ पहलगाम में, उसमें आप देख लीजिए कि उसने जिस तरह का रवैया रखा है कि वो उसमें कोई एक शवाहिद भी नहीं है कि उसमें पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई मामूली सा भी कोई उसमें एविडेंस मौजूद हो। इसके बावजूद 5-10 मिनट बाद ही वहाँ उनकी सारा मीडिया शुरू हो गया और वहाँ इसमें कोई उनका एक पुलिस का सिपाही या फौज का, जहाँ 9 लाख फौज उनकी मौजूद है, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और अपने लैप्सेस जो हैं उन पे उन्होंने कोई बात नहीं की। असम्बलियाँ उनकी पुकार रही हैं, चीख रही हैं, उनकी अपोजिशन कह रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक यकतरफा तौर पे पानी बंद करने का इक़दाम, तो भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और ख़ास तौर पर मोदी का पाकिस्तान। मोदी तो दुनिया के अंदर एक तस्लीम शुदा दहशतगर्द है जिस पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी मौजूद थी। अमेरिका ने तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था। तो अब ऐसी हालत के अंदर जो कुछ भी है उसकी तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उस पर वहाँ पर जलसे में बड़ी शिद्दत के साथ बात की गई है। इफराज साहब, अब ये बताएं कि अब आप बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ वैसी बात नहीं कर रही। लेकिन नहीं, उनको तो करनी चाहिए। वो तो तिजारत की बातें करते रहे हैं भारत के साथ। भारत के साथ तिजारत किस बुनियाद पे? क्या कश्मीरियों के लहू की बुनियाद पे हम भारत के साथ तिजारत करें? वो खुद कश्मीरी हैं, लेकिन उनको इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि कश्मीरियों पर क्या बीत रही है। कश्मीरी उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, फिर भी कश्मीर पाकिस्तान के वक्त के साथ अपने खड़ियों के वक्त मिलाते हैं, उनके घरों पे पाकिस्तान का झंडे लहराते हैं। वो अपने शहीदों के लाशें जो है पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम आज़ादी के तौर पे और भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं और वो हड़तालें करते हैं, मोदी के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखते हैं। तो इस तरह के हालत में पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको डट के उनका साथ देना चाहिए। और उसके बाद अभी मेरी मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने आज से 14 साल पहले भी ये कहा था कि अब अगर जंग होगी भारत के साथ तो पानी पे होगी, और वही अब वाकया इस वक्त सामने पेश आ चुका है। क्या ये आप समझते हैं कि पानी पे जंग जरूर होगी? ये तो हजरत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरग है। शाहरग का मतलब है कि हमारे सारे दरिया वहाँ से आते हैं
اور بھارت کسی وقت بھی ہماری شاہراہ پر قبضہ کر کے ہمارے پانی بند کر سکتا ہے. تو یہ بات تو جو ہے وہ پاکستان کو سمجھنی چاہیے. سندھ تاز معاہدہ اسی لیے جو ہے وہ تھا کہ اس میں اگرچہ ہم نے اپنے 3 دریا دے کے اپنے باقی دریا محفوظ کیے تھے لیکن وہ محفوظ تو نہیں ہوئے, اور اس میں ہمارا بڑا کمزور پہلو ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے. ہمیں تو اپنے پانی محفوظ رکھنے چاہیے تھے, قطرہ قطرہ اپنا محفوظ رکھنا چاہیے تھا. آج سندھ کے ساتھ اگر ہمارے جو ہے وہ نہری پانیوں کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی محفوظ رکھنے کا کوئی بندوبست جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا. نہیں پریس صاحب, یہاں تک یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی تو پانی پہ نورہ کشتی کر رہے تھے نا, وہ اب جب اکٹھے ہو گئے وہ ساری بات ختم ہو گئی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پانی کی تقسیم ہے وہ ارسا کے مطابق ہے, وہ صحیح نہیں ہو رہی. مسئلہ تو تقسیم کا نہیں ہے, مسئلہ تو پانی کے ضیاع کا ہے کہ پانی کیوں ضائع ہو, اور پانی جو ہے وہ کیوں نہ پاکستان میں جو ہے وہ صحیح تو اس کی تقسیم بھی ہو اور پانی اس طرح کام نہ آئے. کیوں ہمارے ہاں پانی جو ہے ہم بجلی پانی کے ساتھ کیوں نہ بنائیں پانی, اور ہم کیوں مہنگی بجلی جو ہے وہ کیوں لیں ان جو ہے وہ تیل. تو اس کا کالا باغ ڈیم نہیں ہے, کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نا جی. کالا باغ ڈیم بنے یا کوئی بڑا ڈیم بنے وہ بننا چاہیے. ہم ڈیم تو بنا نہیں رہے, ہم نے تو اسی طرح سے دیگر جو ڈیم ہیں ان کے بنانے پہ توجہ نہیں ہے. ہم نے تو آئی پی پیز کو تحفظ دیا ہوا ہے, دینے والے خود ہیں لینے والے خود ہیں, ادھر بھی مافیا ادھر بھی مافیا. تو اصل تو علمیت تو ہمارے یہ ہے. تو پانی تو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے. یہ سندھ اور پنجاب کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے. اصل تو پانی یہ ہے کہ سمندر میں یا ضائع ہو جاتا ہے یا سیلابوں میں بستیوں کو خراب کرتا ہے. ہمیں تو آبپاشی کے لیے پانی چاہیے, ہمیں تو پانی بجلی کے لیے چاہیے. پریس صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو حکمران ہیں وہ تو مرلی بجا کے سوئے ہوئے ہیں, لیکن ان کا خواب خیالی یہ ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا, کہ اس کی معیشت خراب ہو جائے گی, اس کا سارا جو انٹرنیشنل امیج بنا وہ خراب ہو جائے گا, اس لیے وہ سمجھتے ہیں انڈیا حملہ نہیں کرے گا. تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. آپ اس موقع پر اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے قوم کو بتائیں کہ کیا انڈیا کے کیا کیا اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن اب 65 کے اندر بھی تو انڈیا نے اسی طرح حملہ کیا تھا. 71 میں اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مشرقی پاکستان الگ کر دیا. تو یہ ہمارے حکمران جو ہے وہ قوم کو خوابوں کے اندر مگن نہ رکھیں اور انڈیا سے مطمئن نہ کریں. انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ایک دشمن ہے اور دشمن سے کوئی بھی بات توقع کی جا سکتی ہے. ہمیں تو اپنی تیاری کرنی چاہیے. اور خاص بات میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری نیوکلیئر قوت ہے, جو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایک بڑا اور جن بھی اس میں بنانے میں ایک بڑا حصہ لیا, جن حکمرانوں نے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کی کہ پاکستان یہ ایٹم بم بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک کا عمل ہے. غلام اسحاق خان کا بھی ایک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ضیاء الحق کا بھی ہے, جو بھی سمجھ لے جس کا بھی جس حد تک ہے. پاکستان کی یہ ایٹمی طاقت, اس پہ جو اس وقت دباؤ آ رہے ہیں IMF کے اور امریکہ کے, اس کے مقابلے میں آپ نے کبھی بھی کوئی کمزوری دکھائی تو پھر بھارت کے مقابلے میں آپ کے پاس اللہ کی حفاظت تو ہے لیکن کوئی اور حفاظت کا کوئی حصار نہیں رہے گا. یہی ایٹمی طاقت ہے. اس لیے ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور یہ چند ٹھیکروں کے بدلے قوم کا سودا نہ کریں. یہ چند پرائز صاحب ہمارے ساتھ لندن مانچسٹر سے ہمایوں صاحب موجود ہیں. ہمایوں صاحب آپ نے پریزر صاحب کی ساری گفتگو سنی, آپ نے زیبا ناز صاحب کی ساری گفتگو سنی, تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر یہ PTI میں توڑ پھوڑ جاری ہے,
वो भी पाकिस्तान की तरह है या कि वहाँ पे इसका कोई रद्द-ए-अमल और है? अब मैं एहसान साहब, मैं उससे पहले मैं बात प्राचा साहब की करूंगा आगे बात। हाँ। प्राचा साहब से मैं कि जिस तरह के हालात हिंदुस्तान ने हमारे लिए बना दिए हैं, आज अगर पानी का एक शोशा छोड़ के, जो किसी तरह मुमकिन नहीं है, अगर चलें जी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी कौम को आज ये वदीला करने की जरूरत नहीं है? क्या हम आज उस पोजीशन पे नहीं है कि या तो भूख पे मरें, प्यास से मरें, या फिर लड़के मरें? आज कौम को इस चीज पे इकट्ठा करने की जरूरत है, इस बात पे हमें कौम को निकालने की जरूरत है। आज ये बात नहीं है जी कि इंडिया एटमी ताकत है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, कि आज हमारी बका का मसला है एहसान साहब, आज हमारे बच्चों की बका का मसला है। अगर पानी बंद हो जाता है तो हमारी फसलें गई, हमारा खाना पीना सारा कुछ गया। अब सोचने की बात यह है मेरी कौम को, मेरे हुक्मरानों को, कि हमने भूखे मारना है अपनी कौम को, भूखे मरना है बैसियत कौम, या फिर लड़के मरना है। आज इंडिया की तरफ से ये शोर नहीं होना चाहिए, आज हमारी तरफ से पूरी अक़वाम में ये शोर होना चाहिए, पूरी दुनिया में हमारी तरफ से एक कैंपेन होनी चाहिए कि नहीं जी हमने भूखा नहीं मरना, हमने फिर लड़के मरना है। ये लड़ाई जो है ना जी, ये एक नागजीर सूरत हाल की तरफ जा रही है। कोई इसमें शक नहीं है जी कि जो हिंदुस्तान ने हालात पैदा किए उससे खुद साख्ता तौर पे अपने यानी ये हालात पैदा किए। हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए, पूरी दुनिया में इस बात को लेके जाना चाहिए। हम खामोश हैं, हमारे हुक्मरान खामोश हैं, और बिल्कुल इस खामोशी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई किसी किस्म का इसका ये भी नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या हिकमत है। मैं फिर वही बात है जी कि शुक्रगुजार हैं जो आपका मीडिया किसी हद तक अपनी आवाज सारी दुनिया तक पहुंचा रहा है, मगर ये आवाज सफारती सतह तक नहीं जाएगी। आपकी सफारती सतह तक आवाज जो है वो हुक्मरानों की जाएगी, सियासतदानों की जाएगी, वहां से ये बात उठनी चाहिए। ये तो इंडिया ने आपको एक मौका फराहम कर दिया है, इंडिया ने आपको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की कि जाएं जी निकलें और हमारे खिलाफ, और ये एक बड़ी जायज बात है, बहुत ही जायज बात है। हम गजा की बात करते हैं जी कि वहां भूखे मर गए, जंगजदा हालात में बच्चे बिल्कुल यानी फाकों से चल रहे हैं, ये हालात हमारी तरफ मायूस साहब रात को जमात इस्लामी और JUI ने लाहौर में बहुत बड़ा मिलियन मार्च किया है इसी गजा और भारत के बारे में, और उस पर काफी रिस्पॉन्स भी है जो भी प्राचा साहब ने बताया है। तो आप ये बताएं, अब ये PTI के बारे में मैंने क्वेश्चन किया आपको, उसका थोड़ा सा जवाब दे दें सर। वो भी एक ऐसी सूरत हाल है जैसी हमारे यानी पाकिस्तान में चल रही है कि सारे अपनी अपनी एक ईंट की मस्जिद बना के, अब यहाँ भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ साबका प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब तशरीफ लाए हुए थे, यहाँ भी हमने देखी कि जी वो यानी ग्रुपिंग है, और उसमें यही है कि एक ग्रुप कोई अपनी कोई एक्टिविटी कोई बना रहा है, दूसरा उसकी मुखालफत कर रहा है या उसके जगह पे नहीं जा रहा, और ये हालात सब तरफ है। PTI की वो जो तोड़ फोड़ है, यानी एक क्या कह लीजिए कि हमारे मजाज का हिस्सा है। बैसियत कौम, बैसियत पाकिस्तानी, हम कहीं भी 4 दिन से ज्यादा इकट्ठे नहीं, मगर फिर वही बात है, शुक्र है जी कि ऐसे हालात यानी कोई दुश्मन ही हमारे लिए पैदा कर देता है कि जहां हम इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी आवाज एक हो जाती है, या हम एक आवाज होके उस टाइम अपनी चीखो पुकार कम से कम आगे ले आते हैं। जो हालात आपको लंदन में नजर आ रहे हैं, वहां पे आपको बिल्कुल ये चीज नजर आ रही है कि वहां कोई तफरीक नहीं है। जब वहां पे हिंदुस्तानी कोई किसी किस्म का एहतजाज करते हैं तो पाकिस्तानी भी उसका उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, और उस टाइम कोई PTI का नहीं है, कोई उस टाइम यानी किसी और जमात का नहीं है। जनाब प्राचा साहब आप ये बताएं कि जिस तरह रात को जमात इस्लामी और JUI ने मिलकर ये इज्तिमा किया है, क्या इसी तरह पाकिस्तान पूरे में को आप इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना रहे हैं? नहीं, अभी इसकी तो कोई नहीं है अलामत कि कोई जमहूरी इत्तेहाद बने। अलबत्ता इस वक्त जो एक चैलेंज दरपेश है भारत की तरफ से, उसके मुकाबले में कौम को एक नजर आना चाहिए। तमाम हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, सियासी हो, दीनी हो, मजहबी हो, समाजी हो, कुछ भी हो, लेकिन भारत के मुकाबले में हम एक हैं। यही मैसेज जाना चाहिए मोदी को कि जी आप तुम जितने भी कर लो इख्तिलाफात के लिए, यहाँ तुम्हारी साजिशी जितनी भी सरगर्मियां हो जाए, तब भी ये कौम एक है। सीसा पिराई हुई दीवार है, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साए तले हम एक हैं। फरीद साहब मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हम कौम को पूरे इकट्ठे कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और PTI के लोगों को अब भी गिरफ्तार किया जा रहा है, कल भी गिरफ्तार किया गया और आइंदा भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये क्या मैसेज है? तो हुक्मरानों को कहते हैं कि ये मौका नहीं है इस तरह की कौम को तकसीम करने का, ये मौका कौम की तकसीम को खत्म करने का है।
آپ اس طرح کے اقدامات نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ سیاسی منافرتیں اور سیاسی نفرتیں اور خلیجیں بڑھے. اس موقع کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کریں اور بھارت کے مقابلے میں ایک نظر آئیں. یہ سیاسی اختلافات وغیرہ اس کو پینڈنگ کر دیں, ملتوی کر دیں. یہ عمران صاحب آپ دیکھو نا, فرید پرائز صاحب نے بڑی آپ کی حمایت کی ہے اور ہمیشہ ان کا یہی تقیہ رہا ہے. تو اب اگر آپ کو دبایا جاتا ہے, آپ کو جس طریقے سے پہلے دبایا جا رہا تھا اور یہ جنگ کو بھی نہیں دیکھتے, تو پھر آپ کے اقدامات کیا ہوں گے؟ احسان صاحب, یہ جو 47 کی حکمرانی ہے نا پاکستان میں, یہ کسی کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑنے والے, کیونکہ ان سے کسی کا بھلا ہو جائے یہ تو آپ سوچے ہی نہ. یہ وہ مطلبی لوگ ہیں, ان کو ہر جگہ پہ اپنا منافع نظر آنا چاہیے. یہ بیلاروس میں جو انہوں نے کام کیا, اپنی بیٹی کو انٹروڈکشن کروائی, وہاں پہ بزنس کرنے لگے ہیں, اور یہ خود انڈیا میں ان کے بزنس چل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو یہ ہے بھی ایک یعنی اس لیے انڈیا کے خلاف بات نہیں اس کرتے لیے انڈیا اور پی ٹی آئی کو دبا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کو دبانا جو ہے نا, ان کا مین فوکس جو ہے وہ انڈیا پی ٹی آئی کو دبانا ہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے, ان کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ انہوں نے مودی کو کہا کہ بھئی یہ پلاننگ ہے ساری, مودی کے ساتھ یہ مودی کے ساتھ ایک مل کے سازش بنائی گئی ہے یہ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے. اور نہ مودی میں اتنی جرت ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا, نہ ہی وہ ایسی جرت دکھا سکتا ہے. جب اپنے گھر سے ہی بندہ اٹھ کے کوئی دوسرے ملک کے ساتھ شیطانی چرخہ بناتا ہے نا, تو اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے. ڈاکٹر فرید پرائز صاحب, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نون لیگ کی حکومت مودی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے یہ اقدام کر رہی ہے. اور یہ تو نون لیگ والوں سے آپ سوال کریں کہ یہ کس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, لیکن ہم تو غیر جمہوری, غیر انسانی رویوں کی مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست کے لیے اصول اور ضابطے موجود ہیں, آئین کے اندر بھی موجود ہیں. آپ کو کوئی بھی سیاست کے بارے میں کوئی بھی ہو تو اس کو آپ سیاسی طریقے سے اس کا مقابلہ کریں. غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے اس میں استعمال نہ کریں. سیاست کا پرائز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان جیل میں بند ہے, اور جیسے کہ الیکشن میں بھی ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, سیٹیں لیں, ان پر جس طرح ظلم اور زیادتی کی گئی. اب اس موقع پر جب کہ بھارت ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے, اس موقع پر بھی عمران خان سے وہ کام لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ تو ان کی پارٹی کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر اس وقت کوئی بھی مرحلہ قوم پر درپیش ہے تو عمران خان کی رہائی یا ان کی گرفتاری وہ ایک عام عدالتی معاملہ ہے. حکومت اس پہ کوئی فیصلہ کرے نہ کرے, لیکن ان کو تو بہرحال ایک حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے. یہ آگے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس وقت اس میں کوئی اچھا رویہ اختیار کرے, اور جو ایک عدالتی کام ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالے, اور اس میں غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ کنڈے عدالتی کاموں میں نہ ڈالے. اللہ کے پراچا صاحب, جب کسی دوسرے ملکوں نے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو نکالتے ہیں, وہ مودی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو حالات اگر ریلیف مل جاتا ہے پاکستان کو, اگر یہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, تو خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ بھی ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیصلہ ہم خود کریں گے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ تو خود کانے ہیں, ایک کان سے ان کو نظر آتا ہے, دوسری نظر ان کے گھروں میں ہے, ایک نظر ان کے بزنس میں ہے, اور دوسری نظر ان کے پاکستانی پیسے کے اوپر ہے. یا یہ اپنا بزنس کریٹ کرتے ہیں, یا یہ اپنی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو دیکھ کیا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان کو معیشت میں, گندم کو, تیل اور یہ جتنی مہنگائی ہے, اس کے اوپر ٹھوسنے کے اوپر پاکستان کو ریلیف تو اس حکومت نے دیا نہیں ہے. تو یہ بہتری کا رستہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ یہ ضرور کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کو بیڑا غرق کر دیں, اور پاکستان کو اس نج میں آ کے وہ لوگوں کو بلیک میل کریں کہ اگر آپ نے عمران خان کا نام لیا, یا اگر آپ نے کوئی بھی ایسی آواز اٹھائی, تو آپ کو جیلوں میں بھر دیا جائے گا. بات کر رہے تھے, ان کو بات کمپلیٹ. جی پرائز صاحب. جی میں تو بس اتنی بات کر رہا تھا
کہ یہ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومتوں کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک، تو حکومت کو بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ میاں صاحب آپ نے گفتگو سنی پراچا صاحب کی اور زیبا ناز صاحبہ کی۔ زیبا ناز صاحب نے تو الزام لگایا کہ یہ مودی اور نواز شریف گٹھ جوڑ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر گٹھ جوڑ کا تو نہیں، مگر ایک چیز کا ہے کہ شاید حکمرانوں کو احساس نہیں ہے، انہیں شاید یقین دلانا پڑے گا کہ آپ کسی مشکل صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ کل کو کوئی مشکل صورتحال بن سکتی ہے، اس کا یقین دلانا چاہیے۔ ابھی تک تو انہیں کوئی یقین نہیں، ابھی تک تو اپنے وہی موج مستی میں ہیں، اور انہیں شاید احساس نہیں ہے کہ انڈیا کی طرف سے یا پوری دنیا کی طرف سے کل کو کیا دباؤ آئے گا، اور اس دباؤ کو ہم نے کس طرح مل جل کے برداشت کرنا ہے یا اس کا حل نکالنا ہے۔ اس چیز کا احساس دلانے والی بات ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ حکمران شاید اسی کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آ کے پاکستان میں بم گرے گا تو پھر ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہی جنگ ہوتی ہے۔ جنگ اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں جو دونوں طرف سے شروع ہو جاتی ہیں اور جن کو کرنا چاہیے، اور وہ پھر احسان صاحب وہی ہوتا ہے کہ مل جل کے کرنے والی بات ہوتی۔ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آج کا جو ٹائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے یعنی مل جل کے اس مرحلے، اس برے ٹائم سے نکلنا چاہیے۔ جو ہم اچھا، اس موقع پر آپ حکمرانوں کو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انٹرنیشنلی ہم پہ پریشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی، اور اس پریشر سے کس طرح نکلنا ہے وہ مل جل کے ہی نکلنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ، اور دنیا کو یہ پیغام دے کے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، آج کا دن اکٹھے ہیں، کم از کم ان معاملات میں اکٹھے ہیں، ہمارے اپنے جو بھی اختلافات ہوں۔ جناب فریدہ پریس صاحب، آپ عوام کو اس موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ جی جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، قرآن پاک میں کہا گیا کہ جب تمہارا دشمن کا سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم ہو جاؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور آپس میں اختلافات نہ ڈالو۔ جی زیبا ناز صاحب، آپ کا کیا پیغام ہے؟ بالکل، ان حکمرانوں کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے، اور بجائے کہ پکڑ دکڑ کی بجائے یہ عوام کو تھوڑا سا ایک پرامن رہنے دے، اور پھر ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ہماری عوام جو ہے ہمارے ہم آج اس کے کی اس دفاع کے پروگرام لیے میں کھڑے ہیں۔ تمام شرکت کرنے والوں نے یہ بے بانگ دہل اعلان کیا کہ ہم سب بھارت کے خلاف ہیں، مودی کے خلاف ہیں، لیکن حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لیں، اور وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کو بند کریں، اور اس کا ساری جو گفتگو ہے اس کا جمع اصل یہی ہے۔ اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے۔